Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो दूसरा लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिक्स्थ लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जानकारी ली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या चीज होती है, ठीक है। किसी भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम में या फिर टू पार्टिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। अगर स्पेस में सिर्फ एक सिंगल चार्ज पार्टिकल रखा हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में उस सिंगल चार्ज पार्टिकल के कारण किस तरह से वेरी करता है, इसके बारे में जानकारी ली। हम लोगों ने समझा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्पेशल टर्म है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती थी और वो एक यूनिक टर्म होती थी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होती है, ठीक है। और हम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, किसी भी वन कूलम के पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक लाने का जो एक्सटर्नल वर्क है, अगर हम उनको स्लोली मूव करें तो जो वर्क होता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और वहीं से कोई चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल होने से इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस तरह से बन के आती है वो बात फिर हम लोग को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी भी चार्ज पार्टिकल में उसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर पॉइंट पे, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल मतलब किसी दो पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब क्या है, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है। उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं +1 कूलम का चार्ज को उन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करता हूं तो मुझे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, राइट। मुझे कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं +1 कूलम का चार्ज को किसी दो पॉइंट के बीच में मूव करता हूं जिनका पोटेंशियल सेम है तो एक्सटर्नल वर्क इज जीरो। अगर एक्सटर्नल वर्क जीरो है मतलब उनका पोटेंशियल सेम है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होने का। अब ऐसे सारे पॉइंट्स को मिला के एक सरफेस जो बनती है जिसमें हर पॉइंट पे, ठीक है, इन एवरी पॉइंट देयर इज इक्वल पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। उस सरफेसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी जो वर्ड है वो इक्वल से आता है और पोटेंशियल जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आता है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। उन सब सरफेसेस पे पोटेंशियल बराबर होते हैं। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का पूरा ट्रेलर मैंने आप लोग को देख दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि, या बता देता हूँ, समझाना इज नॉट अ गुड वर्ड, बता देता हूँ कि अशराज एकेडमी जो है वो आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज, कंसेप्चुअल सीरीज और प्रॉब्लम सीरीज लॉन्च करने वाली है, ठीक है, जिसमें हर टॉपिक सीक्वेंशियल मैनर में कवर होंगे, सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। आइदर इट इज ऑफ 12th और इट इज ऑफ 11th, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन सीक्वेंशियल मैनर और आप सभी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। आई हार्डली बिलीव कि जो भी कोई ऑनलाइन एकेडमीज चल रही हैं, ठीक है, वहां पे इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो जस्ट स्टे ट्यून टू अशराज एकेडमी, बिलीव ऑन द सिस्टम और फिर आप अपनी तैयारी में लग जाइए। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड इन योर कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आज का टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह से वेरी करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है
ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, अगर सपोज ये दो पॉइंट है, यहाँ ए से मैं बी चला गया और मैं बोल रहा हूं वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब वी बी माइनस वी ए इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया। अगर पोटेंशियल बढ़ गया इसका मतलब क्या है, ठीक है, डेल्टा वी पॉजिटिव है क्या, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो मतलब तो पॉजिटिव ही होता है। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग प्लस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पॉजिटिव है क्या। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या, वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लेस देन जीरो होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए प्लस 1 कूलम्ब चार्ज पे, जो प्लस 1 कूलम्ब का चार्ज है इसको उठा के आपने यहाँ से यहाँ लाया है पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने में, किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू सिंगल चार्ज, इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है, राइट। तो उस पे अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो मैं इसको स्लोली मूव कर रहा हूँ क्या, तो इस चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के ही होता है क्या, मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेस इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्या, अरे ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है माइनस साइन के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड तो लेस देन जीरो हो जाएगा ना, राइट। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस नेगेटिव होने का मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, और फोर्स कौन लगाएगा, अरे फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लगाती है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है ना, मतलब इस प्लस 1 कूलम्ब चार्ज पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे हो, ठीक है। अरे हम लोग पढ़ते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, पढ़ते हैं क्या, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑपोजिट है। ये बात समझ में आई कि लोगों को पता चला कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल बढ़ गया, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, तो मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स नेगेटिव। अगर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स नेगेटिव हुआ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और फिर हम लोग को पता चला एक्चुअली फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो, ठीक है। तो फिर वहां से एक बात पता चली कि अच्छा फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट, इसका मतलब ये है किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप डिस्प्लेस करेंगे और वहां पे पोटेंशियल अगर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। इसी तरह से इसका कॉन्वर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वर्स आप लोग खुद सोचिएगा कि अगर उसी दो डायरेक्शन में वी ए माइनस वी बी नेगेटिव हो जाए, अगर ये टर्म लेस देन जीरो हो जाए, सेम टर्म अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि अगर VB VA से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की तरफ होगी, B से A की तरफ होगी, ऑपोजिट होगी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अगर इधर B है इधर A है तो, ठीक है। और हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा अगर VB VA से छोटा है, ठीक है, VB VA से छोटा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव, मतलब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पॉजिटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी जा रहे हैं ना हम लोग, उसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन का, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने एक क्वालिटेटिव बात की, ठीक है, हम लोगों ने एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाला कि किस तरह से वेरी होगी, हम लोगों ने तो एक मोटा मोटा जानकारी ली कि हाँ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से रिलेशन होता है। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और अगर पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मली यही तो ट्रेंड फॉलो होता है। अगर आप लोग मैकेनिक्स में भी देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में कम हो जाती है क्या, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सिस्टम का उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अरे आप देख लीजिए,
अगर आप इस एक पेन को ले लीजिए, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, अब इस पेन पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है कि इसको मैं छोड़ूंगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में अगर पेन मूव करेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटती है। मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो इसी चीज को पोटेंशियल के टर्म्स में हम लोग डिराइव करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट वेरिएशन हम लोग देख पाए, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल वेरिएशन पोटेंशियल के साथ कैसा होगा। तो अब आप देखिए, हम लोग पढ़ते हैं किसी भी आपके क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव करते हैं, राइट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज डी आर वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस डी डब्ल्यू इंटरनल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज माइनस डी यू, ऐसा तो लिख सकता हूँ, मैं हमेशा लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू, ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा है। तो इसी चीज को अगर मैं लिखूं माइनस डी यू इज इक्वल्स टू डी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, इजी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या ये इंटरनल फोर्स होगा, डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। अब मैं इस चीज को उठा के चलता हूँ माइनस डी यू इज इक्वल्स टू, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं ऐसा लिख दूं क्या, इस क्यू चार्ज पे मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव हो रहा है, राइट, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है यहाँ पे, किसी भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी के कारण भी हो सकती है, राइट, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल क्यू के कारण हो सकती है या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण हो सकती है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ डॉट डी आर वेक्टर, यही होता है सिंपल वर्क का डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप देखिए माइनस डी यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डी यू बाई क्यू इज एक्चुअली डी वी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज पार्टिकल इज एक्चुअली डी वी, चेंज इन पोटेंशियल। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस डी वी इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बस हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। यही है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। इसी चीज को यदि मैं ब्रेक करता हूं, ठीक है, इसी चीज को मैं ब्रेक करता हूं, सपोज करता हूं डी आर वेक्टर है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है, डी आर वेक्टर है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूं, इस ए पार्टिकल को जिसको मैं रैंडमली मूव कर रहा था y और z कांस्टेंट रख के सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। y और z कांस्टेंट रख के x डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है, देखिए यहां से मैं आप लोगों को समझाता हूं। सपोज मैंने आपकी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है, y और z कांस्टेंट का मतलब मैं ये बोल रहा हूं, देखिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस जो बना रहा हूं डायमेंशनली, ठीक है, इसको सपोज आप x बोल दीजिए, ये एक्सिस को, इसको आप y बोल दीजिए और ये एक्सिस जो हो जाएगी आपकी z एक्सिस हो जाएगी, राइट, x y एंड z। अब y और z कांस्टेंट का मतलब ये, सपोज ये कोई y कोऑर्डिनेट था, ठीक है, और यहाँ पे इसका कोई z कोऑर्डिनेट था, ये z कोऑर्डिनेट था, ठीक है, और ये सपोज पॉइंट यहाँ था इस x कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे, ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट ये था, ये एक पॉइंट था जिसका y कोऑर्डिनेट मैंने बोला ये है, z कोऑर्डिनेट ये है और x कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, x y z। अगर मैं बोलता हूं कि मैं y और z कांस्टेंट रख रहा हूं, y और z कांस्टेंट रख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ x वेरी कर रहा हूं, तो मेरा पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ये y कांस्टेंट वाली लाइन है क्या पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है क्या, और z कांस्टेंट वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, मैं z एक्सिस को क्रॉस करती हुई ये वाली लाइन बना दूंगा, ये वाली, ठीक है। इस एक्सिस में अगर आप मूव करेंगे तो z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और इस एक्सिस में अगर आप मूव करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है क्या, ठीक है। तो मेरे को एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो मैं यहां से ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखता हूं और ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट रखता हूं, ये वाला डिस्टेंस, और मैं इसको ऐसे पैरेलली मूव करा देता हूं x एक्सिस के लिए। तो अगर इस डायरेक्शन में ये मूव करती है, ठीक है, सपोज पार्टिकल को मैं यहां से उठा के यहां ले गया, ठीक है, ए से बी, तो इसका एक नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा x डैश और y और z तो सेम रहेगा, एक नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा x डैश y और z। तो जो मैंने dr वेक्टर लिखा था, क्या लिखा था, dx i कैप लिखा था क्या, प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप लिखा था, उसमें z कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा,
ये जीरो हो जाएगा और सिर्फ dx i कैप बच जाएगा। राइट, तो समझ में आ रहा है x और y कांस्टेंट रख के, सॉरी y और z कांस्टेंट रख के मैं x के अलोंग कैसे मूव कर रहा हूँ। राइट, तो ये y और z जीरो हो गया और सिर्फ मेरे पास dr वेक्टर dx i कैप आया। उस केस में क्या होगा, सपोज ई वेक्टर को मैं लिख देता हूँ, इसका x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस ex i कैप, y के अलोंग कंपोनेंट इसका ey j कैप प्लस z के अलोंग कंपोनेंट ez k कैप। ऐसा लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, हर वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कैसे लिख सकते हैं तो वेक्टर का लेक्चर आप देखिए मेरा, उसे मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर की मदद से हर वेक्टर को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। राइट, तो देखिए माइनस dv इज इक्वल्स टू ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और dr वेक्टर मैंने बोला अभी y और z में कांस्टेंट रख रहा हूं, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं, तो dx i कैप। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आ जाएगा माइनस dv, x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं तो इसको माइनस dvx बोल देता हूं अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू ex dx आ गया क्या, बस यही तो टर्म थी जो मुझे निकालनी थी। ठीक है, इसी तरह से मैं बोल सकता हूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा, x और z कांस्टेंट रखूंगा, तो यहाँ पे dy j कैप आ जाएगा क्या, तो एक्चुअली y एक्सिस के अलोंग चेंज ऑफ पोटेंशियल आ जाएगा ई बाय डी वाई। और इसी तरह से अगर z एक्सिस के अलोंग y और x कंपोनेंट में कांस्टेंट रखता हूं, कोऑर्डिनेट जो है x और y कोऑर्डिनेट, तो dx और dy जीरो होगा, सिर्फ dz का टर्म आएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज अलोंग z एक्सिस आ जाएगा ez dz। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, यहां से एक बात पता चल रही है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक बात वो ये पता चल रही है कि पोटेंशियल जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका किसी डायरेक्शन में वेरिएशन चाहिए आपको। ठीक है, तो उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय जो dx डिस्टेंस उस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके बराबर होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर उसकी जो वैल्यू वो डिक्रीज करेगी, यहाँ पे माइनस साइन है। अगर ये टर्म पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा वी नेगेटिव हो गएगा, डीवी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर ये टर्म पॉजिटिव आ गया, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव। क्या, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन भी तो आएगा, तो उस डायरेक्शन में डीवी नेगेटिव होगी। ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर गए तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये मैंने ऊपर बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, जो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का कब बढ़ेगा कब घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मुझे एक इक्वेशन चाहिए थी, मैग्नीट्यूड चाहिए था उसका चेंज इन पोटेंशियल का, और वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को निकाल के बता दिया। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखिए डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स, डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू ई वाई। ठीक है, और जो तीसरी पॉइंट में लिख सकता हूं डेल वी बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू ई जेड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब क्या है, अगर आप जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी पोटेंशियल का, कर रहे होते हैं किसी भी पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आप y और z को कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, y एज कांस्टेंट एंड z एज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात तो वैसे डिसाइड हुई थी, ये बात वैसी निकाली थी y और z कांस्टेंट करके। ठीक है, तो किसी भी पोटेंशियल को आप y और z कांस्टेंट रख के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा आपको, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट विद अ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन यहाँ लगाना मत भूलिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, अगर ये x की वैल्यू पॉजिटिव है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा, तो इसीलिए ये साइन लगाना बहुत जरूरी है। ये साइन आपको बताता है कि डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन दैट डायरेक्शन। और ये कैसे डिक्रीज होता है ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर बता रखा है। राइट, तो ये बात हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि जिस भी डायरेक्शन में, ठीक है, हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है v एज ए फंक्शन ऑफ x, और मुझे यहाँ पे ex निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डेल v बाय डेल एक्स कर दूंगा और बोलूंगा उसकी वैल्यू ex के बराबर है माइनस डेल v बाय डेल एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर डेल v बाय डेल एक्स घटता है, डेल v बाय डेल एक्स घटता है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, और माइनस साइन मिलके पॉजिटिव, मतलब e की वैल्यू टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है।
ठीक है, अगर डेल वी बाय डेल एक्स बढ़ता है मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई क्या, और माइनस साइन के मिल के साथ नेगेटिव वैल्यू मतलब ई एक्स उल्टे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने ये डिफरेंशिएशन किया है dx उस डायरेक्शन में नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये पूरी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो आप लोगों को समझना था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैं उस पॉइंट पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो जो वैल्यू आएगी वो ई एक्स के बराबर होगी विद अ माइनस साइन। ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो ई वाई के अलॉन्ग होगी विद अ माइनस साइन। विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करूंगा और वो जो वैल्यू आएगी वो आपका ई जेड होगा विद अ माइनस साइन, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली इस फॉर्मूले से, कि अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो मैं उस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन जो मैं निकाल लूंगा और उसको एक माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और बोलूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इतना है, राइट। या फिर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस भी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल माइनस डीवी। ठीक है, अगर ये टर्म पॉजिटिव आती है तो डीवी घटेगा मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल, ये टर्म अगर नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव डिक्रीज मतलब पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने समझी इस फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं dy और dz जब जीरो ले लूंगा तो सिर्फ x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो dvx क्या आ गया, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय dx। सेम मैं जब y और z के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर रहा था बाकी दोनों कंपोनेंट को कांस्टेंट रख के, तो y डायरेक्शन में जो चेंज इन पोटेंशियल आया वो सिर्फ y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय dy आया, राइट। तो इसी से मैं आप लोगों को नॉर्मल रिजल्ट भी बता सकता हूँ। ठीक है, कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं रिवर्सली भी इसको जा सकता हूँ कि सपोज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और मुझे पोटेंशियल दे रखा हो, ठीक है, तो मैं इस dx को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, बोलूंगा डेल वी बाय डेल एक्स, जो भी पोटेंशियल दिया रहा हो, ठीक है, उसमें y और z कांस्टेंट मान के मैं डेल वी बाय डेल एक्स कर दूंगा और बोलूंगा इट इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स। अगर ये टर्म पॉजिटिव आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी मतलब माइनस ई एक्स, वैसे डेल वी बाय डेल वाई करके माइनस ई वाई और डेल वी बाय डेल जेड करके माइनस ई जेड। ठीक है, ये तो एक्स वाई और जेड के टर्म्स में समझना हो गया। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले से अगर हम लोग समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोग को सब चीज समझा दिया है, थोड़ा और अच्छी, ठीक है, और भी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इस टर्म के हिसाब से समझे तो मुझे क्या बोलना है, मुझे बोलना है dv इज इक्वल्स टू माइनस dv इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर के, और मैंने आप लोगों ऊपर क्या प्रूफ किया कि जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, वही चेंज इन पोटेंशियल होगा। अब ई डॉट dr का मतलब समझते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट dr कैप इंटू dr का मैग्नीट्यूड, ये भी तो लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट dr कैप इंटू dr का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ई वेक्टर डॉट dr कैप तो ये सबको पता है, अरे किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर अलोंग dr कैप या फिर dr वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो यही होता है, अरे आप करके देख लीजिए, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, इसका मेरे को x कंपोनेंट निकालना है तो मैं x डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो ex आ जाता है। तो वैसे ही आप हर वेक्टर के साथ कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसका कंपोनेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में निकालना है तो उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ कर दीजिए, उसका एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा उस डायरेक्शन में। तो वही यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ई वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग dr वेक्टर ये मैंने निकाल लिया मल्टीप्लाइड बाय dr। ठीक है, तो आ गया क्या, तो इसको ऐसा भी समझा जा सकता है। ठीक है, जो डिक्रीज इन पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dr, जो आप लोग को डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट या जितनी दूरी में पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर ये पॉइंट ए है, ये ए से बी चला गया, मुझे इस dr लेंथ में आपको vb माइनस वी निकालना है, dv निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरह से, ठीक है, यहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेंगे, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसके अलोंग ले लेंगे। कैसे लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट dr कैप कर देंगे, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग मल्टीप्लाइड बाय dr, तो वो आपको चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले का एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को समझ में आया क्या, इस इक्वेशन का? एक्चुअली इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट इज एन इक्वेशन। इस इक्वेशन का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग डी आर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर, राइट, वही चेंज इन पोटेंशियल होगा फ्रॉम बी टू ए, या फिर जिस भी डिस्प्लेसमेंट डी आर में आप बात कर रहे हैं, राइट, पहली बात। या फिर इसको दूसरा समझ लीजिए, अरे दूसरा भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं दूसरी बात? dr का कंपोनेंट अलोंग ई वेक्टर कर लीजिए, dr का कंपोनेंट अलोंग ई वेक्टर, बात तो एक ही होगी, ठीक है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग dr वेक्टर, तो वहां से समझना थोड़ा आसान होता है, राइट। तो ये पूरी बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इसमें कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने क्या डिराइव कर लिया है, हम लोगों ने डिराइव कर लिया है माइनस dv इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हम लोग की सबसे पावरफुल इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव करी। अब इसमें हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये चार बातें थी जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोगों ने सब चीज पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, सारे ट्रेंड देख लिए, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, तो ये चीज रिवाइज कराना बहुत जरूरी है आप लोगों को। पहला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। मैंने आप लोगों को बताया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो ई डॉट डी आर तो पॉजिटिव होगा। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, माइनस डी वी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, लिख सकते हैं क्या, एंगल बिटवीन डी आर वेक्टर एंड कॉस थीटा। तो अगर आपका ए से बी डिस्प्लेस हुआ, मतलब डी आर वेक्टर भी यही है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कॉस थीटा जीरो हो गया क्या? अरे कॉस थीटा जीरो हो गया। अगर कॉस थीटा जीरो हो गया मतलब ये वन हो गया क्या? आई मीन थीटा जीरो हो गया, कॉस थीटा वन हो गया, ये प्लस वन हो गया कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्या? मतलब अगर ये पॉजिटिव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव मतलब dv की वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव मतलब dv की वैल्यू नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये बात मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताई थी कि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका रिवर्स ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? ये कैसे करेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और आप सपोज यहां से ए से इधर बी आ गए, इधर आ गए ए से ये बी, तो डी आर वेक्टर ऐसा हो गया क्या? तो ये कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी क्या? थीटा कितना हो गया? थीटा की वैल्यू पाई हो गई इस केस में, यहाँ पे थीटा जीरो था तो ये माइनस वन हो गया। ये टर्म पूरी नेगेटिव और ये नेगेटिव के साथ मिलकर डीवी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्या? सेकंड केस में डीवी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट केस में डीवी की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। समझ में आई बात? सेकंड केस में डीवी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा अगर आप अपोजिट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अरे समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सपोज मैं कोई एक dr डिस्टेंस मूव करता हूं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज यहां से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं dr डिस्टेंस मूव करता हूं a से b, ठीक है, a से b एक dr डिस्टेंस फिक्स है और मैं अलग अलग एंगल पे dr डिस्टेंस मूव करता हूं, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां dr डिस्टेंस चला गया, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, तो एक सर्कुलर बन जाएगा कि एक रेडियस r का dr रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप बहुत सारे dr डिस्टेंस डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताइए, आपने तो dr डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है a से b, तो किस b पॉइंट पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? किस b पॉइंट पे, किस b पॉइंट पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, ठीक है। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कौन से b पॉइंट पे होगा? क्या वो इस b पॉइंट पे होगा, क्या वो इस b पॉइंट पे होगा, क्या वो इस b पॉइंट पे होगा, किस में होगा? तो आप बोलेंगे ये जो dr वेक्टर इस cos थीटा के साथ, ये dr वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो cos थीटा बना रहा है, ठीक है, ये dr कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट, तो cos थीटा मैक्सिमाइज कर दूं क्या ये dv को मैक्सिमाइज करने के लिए, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमाइज करने के लिए cos थीटा मैक्सिमाइज कर देता हूं, तो cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, ठीक है, या cos थीटा की वैल्यू पाई पे, ठीक है। आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेस हो जाइए, या तो उसके अलोंग या उसके ऑपोजिट, तो रेट जो है पोटेंशियल का वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अलोंग डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, तो cos थीटा 0, इसकी वैल्यू 1,
ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो डीवी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डीवी की वैल्यू नेगेटिव में, मैक्सिमम डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यही थीटा इज इक्वल्स टू पाई लेते हैं, ठीक है, तो ये -1 मतलब मैक्सिमम इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो अगर आपको जब मैक्सिमम रेट चाहिए पोटेंशियल का, तो आप अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कीजिए, या तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेट निकालना है, तो आप अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करिए, क्योंकि आप थीटा 0 डिग्री बनाएंगे या पाई डिग्री बनाएंगे, और दोनों पे थीटा मैक्सिमम होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स रिमेन्स कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बात बोल दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया बात है। यही बात हमारे नेक्स्ट टॉपिक का आधार है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। क्या बोल रहा है, देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से अप्लाइड है, ठीक है, और आप इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर जाते हैं ए से बी की ओर, ये डीआर वेक्टर है आपका, ठीक है। अब आप बताइए वीए और वीबी में कितना चेंज इन पोटेंशियल होगा, ठीक है। वीबी माइनस वीए लिखता हूं मैं, अगर मैं वीबी माइनस वीए लिखूं तो कितना होगा, इसी फॉर्मूला को यूज कर लूं क्या, देखिए वीबी माइनस वीए, ठीक है, मतलब डीवी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी आर, माइनस में ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही तो होती है ई डॉट डी आर। देखिए ये माइनस डीवी ई डॉट डी आर लिखा है मैंने, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है क्या, और डी आर वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये आ जाएगा ई डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, यहाँ पे माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, तो कॉस थीटा 0 मतलब 0, dv 0 मतलब vb माइनस va 0 मतलब vb इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हो गया क्या पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप परपेंडिकुलरली मूव करेंगे तो dv 0 हो जाएगा, क्योंकि e डॉट dr 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा dr के अलावा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, vb माइनस va कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर मूव करते जाइए, यहां से आप जितना भी परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए करिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अप्लाइड है तो आप सेम पोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं, राइट, सेम पोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं, इसी को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सरफेसेस जिसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सरफेस से पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो उनको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हम लोगों ने वहां पे पोटेंशियल की पूरी जानकारी ले ली, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, द सरफेस हैविंग पोटेंशियल सेम अक्रॉस इट एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैंने आप लोग को बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस दो चीजों से मिलकर बना हुआ है क्या, इक्वी और पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, और इक्वी का मत इक्वल से है, ठीक है। तो जिस भी सरफेसेस में पोटेंशियल बराबर होते हैं उनको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। जिस भी सरफेस इन एनी सरफेस, उस सरफेस के अलोंग सारे पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल सेम है तो उनको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा, राइट। अब मैंने आप लोग को ऊपर एक कंडीशन बताई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होगा, किसी भी दो पॉइंट को, ठीक है, कोई भी सरफेसेस में कोई भी दो पॉइंट ए से बी, ठीक है, इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल में रहेंगे क्या, मतलब VA और VB बराबर हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस VA और VB को ज्वाइन करने वाली लाइन से, dr वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल बन जाएंगे। तो इस तरह के सारे पॉइंट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और इन पॉइंट्स को ही मिला के जो सरफेस बनती है उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और उसी पॉइंट को, कलेक्शन ऑफ लाइंस को मैं बोल दूं तो सरफेस बन जाता है। तो इसी तरह से सारे पॉइंट्स को मिला के जिनका पोटेंशियल सेम है, मैं अगर बनाऊं एक सरफेस तो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है, राइट। और उसकी सबसे बेसिक कंडीशन क्या है जो हम लोगों ने इस फॉर्मूले से सीखी, किसी भी दो पॉइंट के बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होने की, ठीक है। ई डॉट डी आर 0 होना चाहिए, मतलब ई पर वेक्टर और डी आर वेक्टर आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर,
ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों ने सीखी किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम करने की। ठीक है क्या? तो ये बातें भी वही लिखी, आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं किसी अगर प्लस क्यू चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे निकालोगे। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप लोग कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है क्या? तो इसकी मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना ली। ठीक है, सारे प्लस क्यू चार्ज की मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना ली और इस तरह से ये बनी हुई है। ठीक है, इस पूरे के पूरे प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे बनी हुई। अब मैं क्या बोलता हूं कि मुझे तो दो पॉइंट जो इक्वी पोटेंशियल चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या। तो मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं। ठीक है, इस पॉइंट पे तो मैं देखिए ये रेडियली आउटवर्ड है क्या, और इसके परपेंडिकुलर फील्ड ये जाएगी ये। तो मैं ये दो पॉइंट बना दिया कि ये दो पॉइंट जो हैं ये ए और बी आपस में इक्विपोटेंशियल होंगे। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वो भी फिर से रेडियली आउटवर्ड होगी क्या। तो फिर मैं यहां से इसके परपेंडिकुलर बनाया और फिर इस पॉइंट पे देखा फिर से रेडियली आउटवर्ड, फिर इसके परपेंडिकुलर बनाया, फिर देखा रेडियली आउटवर्ड, फिर इसके परपेंडिकुलर बनाया। और सॉलिड एंगल के चैप्टर में मैंने आप लोग को बता रखा है कि जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल कैसे बनता है। मैंने आप लोग को बताया कि सर्कल कैसे बनता है, रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर होते होते सर्कल बनता है, राइट। तो इस तरह से मैं एक सर्कल बना दूंगा और इसी का 3D फिगर जो होगा वो स्फीयर होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि स्फीयर का हर पॉइंट, इसको स्फीयर 1 बोल देता हूं, मेरे को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है आप लोगों को, इसलिए इसको स्फीयर 1 बोल रहा हूं। इस स्फीयर का हर पॉइंट इस प्लस क्यू जो सेंटर में रखा है इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसके रेडियस वेक्टर की जैसे ही हैं, रेडियस वेक्टर जैसे हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा स्फीयर का हर पॉइंट। तो वो पूरी की पूरी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, वो जो स्फेरिकल सरफेस बनेगी, मतलब वो जो पूरा स्फीयर है वो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है। उस स्फीयर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा क्योंकि उस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज करने वाले हैं इसका हम लोग। ठीक है, जब हम लोग कंडक्टर्स पढ़ेंगे ना, तो जब हम लोग को सरफेस का पोटेंशियल निकालना होगा यहाँ पे, तो हम लोग इस चीज का बहुत यूज करेंगे, किस तरह से इसका पोटेंशियल निकाले हम, राइट। एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लीजिए, सबका पोटेंशियल वही हो जाता है। ठीक है क्या? अब मैं क्या बोलता हूं, दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्फीयर 2 है और ये स्फीयर 3 है। क्या स्फीयर 1, स्फीयर 2 और स्फीयर 3 इक्वी पोटेंशियल हैं? ठीक है, मैंने क्या बोला, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, ठीक है, ये आपस में इक्वी पोटेंशियल है। बट क्या पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 1 और पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2 और पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 3 सेम है क्या? नहीं, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये सेम क्यों नहीं है वो मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, ये स्फीयर 2 पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है क्या, मतलब ये स्फीयर के हर पार्टिकल, स्फीयर में हर पार्टिकल सेम पोटेंशियल के होंगे जो कि Vp2 होगा। इस स्फीयर के हर पार्टिकल सेम पोटेंशियल के होंगे जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Vp2 के। वैसे स्फीयर 3 के भी हर पार्टिकल सेम पोटेंशियल के होंगे और उसकी वैल्यू Vp3 के बराबर होगी। ठीक है, और वैसे स्फीयर 1 के भी, ये स्फीयर 1 के सारे पार्टिकल सेम पोटेंशियल के होंगे और उसकी वैल्यू Vp1 के बराबर होगी। ठीक है, Vp3 ये वाला था, इस स्फीयर के सारे पार्टिकल सेम पोटेंशियल के होंगे और उसकी वैल्यू Vp3 के बराबर होगी। अब क्या इनका पोटेंशियल सेम है इन तीन स्फीयर का? नहीं, क्योंकि जब आप देखिए इस स्फीयर का कोई भी पार्टिकल उठा लीजिए, 3 स्फीयर का, 3 से 2 की ओर जाइए आप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड्स हो गया ना, इसके एक कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब डीवी क्रिएट हो जाएगा इस पॉइंट के बीच में, स्फीयर 3 का इस पार्टिकल और स्फीयर 2 का इस पार्टिकल के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और अगर इन दो पार्टिकल के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया मतलब इन सारे पार्टिकल्स के बीच में सेम डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल है और ये भी इक्विपोटेंशियल है, राइट। तो इसी तरह से आप देखिए, जब 2 से आप 1 में जाएंगे, इस स्फीयर 2 से 1 में जाएंगे तो यहां से यहां डिस्प्लेस किया, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में जब आप गए तो फिर से इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा dr वेक्टर की ओर। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों के दोनों पार्टिकल जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस में होंगे
ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस में होंगे। ठीक है, तो ये बात समझनी है, स्फीयर 1, स्फीयर 2 और स्फीयर 3 का पोटेंशियल सेम नहीं है। हाँ, ये आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इनका आपस में पोटेंशियल सब सेम है। उस स्फीयर में सारे पार्टिकल्स जो हैं उनका पोटेंशियल सेम है। ठीक है, लेकिन इन स्फीयर्स का इंडिविजुअली दूसरे स्फीयर्स के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल सेम नहीं है। ये बात समझने की। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज का भी मैंने बताया, और सेम माइनस क्यू चार्ज रेडियल इनवर्ड होता है, इसका भी हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, तो इसका भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस की पूरी कहानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर पॉइंट बना दीजिए और उन पॉइंट्स को जोड़ता हुआ जो सरफेस बनेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, तो ये एक प्लेन बन जाएगा जो इक्विपोटेंशियल प्लेन होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्लेन के अलोंग कोई भी पार्टिकल ले लीजिए उससे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसलिए सारे पार्टिकल जो है वो सेम पोटेंशियल में होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा प्लेन बना दूं, ठीक है, तो ये प्लेन के सारे पार्टिकल्स आपस में सेम पोटेंशियल के होंगे, लेकिन इस प्लेन और इस प्लेन के सारे पार्टिकल सेम पोटेंशियल में नहीं होंगे, क्योंकि इस प्लेन से जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इस dr वेक्टर का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ E डॉट dr कुछ क्रिएट हो जाएगा, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि कौन से दो सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कौन सा सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा, ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में मैंने कंप्लीटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल सरफेस कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, मैं इसका जस्ट इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो प्रॉब्लम्स हैं जो IIT-JEE में पूछे जा सकते हैं उनके वीडियोस बनाऊंगा। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून टू अशराज एकेडमी। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि मेरी अर्निंग सिर्फ यही है। ठीक है, आप लोगों को पसंद आना चाहिए, वही मेरे को मोटिवेट करेगा आगे और अच्छा काम करने में। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।